नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। सबसे पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन की बात। चुनावी सभा में हमलावर ने गोली मारकर की हत्या, साजिश के अंदेशे की भी हो रही जांच। दुनिया भर में शोक की लहर, भारत में राष्ट्रीय शोक का ऐलान। तो करेंगे महाराष्ट्र में शिवसेना पर कब्जे को लेकर छिड़े संग्राम की बात। उद्धव ठाकरे ने की मध्यावधि चुनाव की मांग, कहा शिवसेना से नहीं छीन सकता कोई उसका चुनाव चिन्ह तीर कमान। तो नवी मुंबई में भी पार्षदों ने बदला पाला। तो यूपी में समाजवादी पार्टी गठबंधन भी पहुंचा फूट की कगार पर। एसपी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला जमकर हमला, साथ ही कहा हमें है अखिलेश की तरफ से तलाक का इंतजार। तो करेंगे बात आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की। मां विजय लक्ष्मी ने दिया पार्टी के मानद अध्यक्ष पद से इस्तीफा, कहा अब वो अपनी बेटी के साथ। तो चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, जहां आज न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को अदालत से मिली राहत। सीतापुर के मामले में दी जमानत, लेकिन दिल्ली आकर करना होगा सरेंडर। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव प्रचार के दौरान नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहे। हमलावर ने उन्हें पीछे से उन पर 2 गोलियां चलाई। वारदात के 6 घंटे बाद शिंजो आबे की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर 1 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। जो शख्स एक बार फिर जापान को विश्व शक्ति के रूप में देखना चाहता था, एक पूर्व सैनिक ने उसकी ही हत्या कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जापान की सियासत में प्रिंस के नाम से जाना जाता था। आबे जापान की संसद के अपर हाउस के लिए रविवार को होने वाले चुनाव प्रचार के दौरान नारा शहर में भाषण दे रहे थे, तो उनके पीछे खड़े आदमी ने पीछे से गोली दागी। पहली गोली लगते ही शिंजो आबे गिर पड़े, तब दूसरी गोली मारकर हत्यारा वहीं खड़ा रहा। आबे को तुरंत नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती करवाया गया। खबरों के मुताबिक गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ा और अस्पताल में 6 घंटे तक मौत से जूझने के बाद शिंजो आबे नहीं रहे। हमलावर का नाम तेत्सुया यामागामी बताया जा रहा है। नारा शहर का ही रहने वाला ये शख्स मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का सदस्य है। हमलावर पत्रकार बनकर आया था और अपनी हैंडमेड गन कैमरे में छिपा कर लाया था। मौका पाते ही अपनी शॉटगन से शिंजो आबे की हत्या कर दी। हत्यारे का कहना है कि उसे शिंजो आबे के कई फैसलों पर एतराज था। इस हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश की आशंका की जांच की जा रही है। शिंजो आबे की हत्या की खबर आते ही दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा है कि चुनाव चल रहे हैं, इसे लोकतंत्र की बुनियाद कहा जाता है और ऐसे वक्त में ये घटना हुई है। ये बर्बर और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम जो भी कुछ कर सकते हैं करेंगे और इस हमले की निंदा के लिए जितने भी कड़े शब्द हो सकते हैं मैं उसका इस्तेमाल करना चाहूँगा। किशिदा ने कहा कि हमले को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही भावुक होकर लिखा कि अपने दोस्त शिंजो आबे पर हुए हमले से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदना परिवार और जापान के लोगों के साथ है। पीएम मोदी ने 1 दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया है। शिंजो आबे के निधन पर देश और दुनिया भर से शोक संदेशों का तांता लग गया है। आबे 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं। पहली बार वे 2006 में पीएम बने थे, लेकिन स्कैंडल्स के आरोपों के कारण एक ही साल में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने 2020 में भी बीमारी के कारण पीएम पद को छोड़ दिया था। 67 वर्षीय आबे को कई साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या थी। हाल में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। शिंजो की लोकप्रियता का आलम ये था कि पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन कर उन्हें तीसरी बार पीएम बनने का मौका दिया था। आबे विदेश नीति को लेकर काफी आक्रामक रुख के लिए पहचाने जाते थे। आबे चाहते थे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद लागू हुए जापान के शांतिवादी संविधान को संशोधित किया जाए। शिंजो आबे ने इसी साल फरवरी में कहा था कि जापान को लंबे समय से जारी एक वर्जना को तोड़ देना चाहिए और परमाणु हथियारों पर सक्रिय बहस शुरू करनी चाहिए।
वो जापान को आत्मरक्षा के अधिकार की वकालत करते हुए अपने देश को एक मिलिट्री पावर बनाने के पक्ष में थे। जापान के पूर्व विदेश मंत्री शिंतारो आबे के पुत्र शिंजो आबे के दादा नोबुसुके किशी जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। शिंजो आबे का भारत से बहुत दोस्ताना रिश्ता रहा है। उन्हें मोदी सरकार ने पद्म विभूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया है। 2017 में बतौर जापान के प्रधानमंत्री आबे भारत दौरे पर आए थे और गुजरात भी गए थे। पीएम मोदी ने उन्हें उस वक्त अहमदाबाद की ऐतिहासिक सईद मस्जिद की सैर कराई। शिंजो आबे साबरमती आश्रम भी गए और महात्मा गांधी को सिर भी झुकाया था। महात्मा की तरह शिंजो आबे की भी एक सरफिरे ने जान ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। महाराष्ट्र की सियासत में शुरू हुई उठापटक अभी भी जारी है। भले ही एकनाथ शिंदे राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हों और उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर होना पड़ा हो, लेकिन शिवसेना संगठन और पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई अभी भी जारी है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकनाथ शिंदे से चुनौती भरे लहजे में कहा कि वे शिवसेना का चुनाव चिन्ह छीन कर दिखाएं। ठाकरे बेहद हमलावर मूड में नजर आए। उन्होंने कहा, शिवसेना का चिन्ह हमसे कोई नहीं छीन सकता। तीर और कमान उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह रहेगा। उधर मुख्यमंत्री शिंदे ने शिवसेना में अपने बढ़ते समर्थन को दिखाते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों में शिंदे ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई में नागरिक निकायों के शिवसेना सदस्यों के साथ नजर आ रहे हैं। सीएम शिंदे की ओर से ये तस्वीरें ऐसे समय में साझा की गई जब वो पार्टी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्धव ठाकरे से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवसेना में उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच सांसदों, विधायकों और पार्षदों को लेकर खींचतान का खेल जारी है। फिलहाल उद्धव ठाकरे शिवसेना के भीतर होने वाली बगावत को रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं। विधायकों की बगावत के बाद अब पार्टी के पार्षद भी शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं और धीरे धीरे उद्धव ठाकरे की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है। ठाणे नगर निगम के 66 पार्षदों के एकनाथ शिंदे को समर्थन देने के बाद अब नवी मुंबई के 32 पूर्व पार्षद भी शिंदे गुट में शामिल हो गए। इन पार्षदों ने ठाणे में शिंदे से मुलाकात की। पार्षदों का कहना है कि वे एकनाथ शिंदे के साथ हैं। वो हमेशा हमारा फोन उठाते हैं, यहाँ तक कि पार्टी के मामूली कार्यकर्ता से भी बात करते हैं। वहीं पूर्व पार्षदों से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने टिप्पणी की कि इन सभी नगर सेवकों, शिवसेना पदाधिकारियों और महिला विंग के पदाधिकारियों ने मेरे रुख में विश्वास व्यक्त किया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं बाला साहेब ठाकरे के रुख और आनंद दीघे के विचारों को आगे ले जा रहा हूं। शिंदे ने दावा किया कि 51 विधायक, जिसमें 40 शिवसेना के और 11 निर्दलीय उनके साथ हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार न केवल अपने अध्यक्ष उम्मीदवार को निर्वाचित करने में सफल रही, बल्कि विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए संकट कई गुना बढ़ गया। सिर्फ विधायक या पार्षद ही नहीं, अब सांसदों के शिंदे खेमे में शामिल होने की चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना के 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं। एक दिन पहले शिंदे खेमे के विधायक गुलाबराव पाटिल ने दावा किया था कि 12 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी में हैं। उनके इस दावे के बाद शिवसेना नेता आनंद राव ने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया। इस बीच मुख्यमंत्री शिंदे ने शिवसेना में अपने बढ़ते समर्थन को दिखाते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। सीएम शिंदे की ओर से ये तस्वीरें ऐसे समय साझा की गई हैं जब वो पार्टी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्धव ठाकरे से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तस्वीरों में शिंदे को ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई में नागरिक निकायों के शिवसेना सदस्यों के साथ देखा जा सकता है। सीएम शिंदे ने लिखा कि पूर्व पार्षदों और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के हिंदू समर्थक विचारों का पालन करने के लिए उनकी पार्टी का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने #रियल शिवसेना का उपयोग करते हुए ट्वीट किया। अधिकांश पूर्व पार्षदों के साथ साथ शिवसेना, युवा सेना, महिला अघाड़ी पदाधिकारियों और ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई के शिव सैनिकों ने मुझसे मुलाकात की। साथ ही उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदू समर्थक विचारों का समर्थन किया। उधर शिंदे गुट के बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इसमें ठाकरे बेहद हमलावर मूड में नजर आए। उन्होंने कहा, शिवसेना का चिन्ह हमसे कोई नहीं छीन सकता। तीर और कमान उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह रहेगा। ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से चुनौती भरे लहजे में कहा कि वे शिवसेना का चुनाव चिन्ह छीन कर दिखाएं। मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे का दर्द भी झलका। उद्धव ने कहा, कार्यकर्ता लगातार मुझसे मिलने आ रहे हैं। मेरे शिवसैनिकों का मन दुखी है, लेकिन मैं और पार्टी उनके साथ खड़े हैं। शिवसेना के चुनावी चिन्ह को लेकर असमंजस है, लेकिन मैंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ किया है कि कानूनी तौर पर भी कोई हमारा धनुष बाण हमसे नहीं छीन सकता। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे खेमे पर हमला करते हुए कहा, मुझे इस बात का अभिमान है कि शिवसेना ने सामान्य व्यक्ति को भी आगे बढ़ाया। जो लोग बड़े हो गए वो जा चुके हैं, उन्हें जाने दो, लेकिन आज भी कई लोग सेना के साथ हैं। कितने भी विधायक जाने दो, लेकिन पार्टी हमारी ही रहेगी। शिवसेना मजबूत है, कोई नुकसान नहीं होगा। पार्टी पर जो भी फैसला आएगा उसकी मुझे चिंता नहीं है। जो भी एमएलए मेरे साथ हैं उनका धन्यवाद। शिवसेना को साधारण लोगों ने बनाया। कुछ लोगों के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती। उन्हें कोई दिक्कत थी तो मुझसे बोलते। विधिमंडल अलग चीज होती है, लेकिन पार्टी संगठन अलग होता है। जो विधायक मेरे साथ हैं उन पर मुझे अभिमान है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के बागी विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का जिक्र करते हुए कहा कि देश में असत्यमेव जयते नहीं, सत्यमेव जयते है। मुझे ईश्वर और न्याय व्यवस्था पर विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उस पर पूरे देश की निगाहें हैं। लोकशाही का भविष्य कितना मजबूत है ये इस केस में पता चलेगा। उद्धव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो बीजेपी ने किया है, अगर 2.5 साल पहले किया होता तो एमवीए का निर्माण ही नहीं होता। जनता सब देख रही है। अगर हम गलत हैं तो जनता हमें जवाब देगी चुनाव में, और वो सही है तो उन्हें जवाब देगी। शिंदे खेमे पर हमला करते हुए उद्धव ने कहा, आज जो वहां जाकर बातें कर रहे हैं, आपके जरिए मैं उन्हें कहता हूं कि ठाकरे परिवार को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ बगल में बैठे हो और यहाँ प्रेम दिखा रहे हो। आज तक किसी ने ठाकरे परिवार को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। ये जनता देख रही है। इतना खेल करने से अच्छा है कि एक बार फिर से चुनाव लड़ लो, समझ आ जाएगा। आपको बता दें कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह और प्रतीक पर चुनाव आयोग को फैसला करना है। पहले भी कई बार पार्टी टूटने के चलते इस तरह के मामले चुनाव आयोग में पहुंचे हैं। चुनाव आयोग इस बारे में चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 पर चलता है, जो सियासी पार्टियों को मान्यता देने और सिंबल का काम करता है। इस आदेश का पैराग्राफ 15 साफ तौर पर पार्टी टूटने की सूरत में ये व्याख्या करता है कि तब पार्टी का नाम और सिंबल किसे दिया जाए। इसे लेकर कुछ शर्तें हैं, जिन्हें लेकर संतुष्ट होने के बाद ही चुनाव आयोग कोई फैसला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी और सोहेलदेव भारत समाज पार्टी का गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच रहा है। एसबीएसपी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार फिर से हमला बोला है। ताजा विवाद तब खड़ा हुआ जब अपने प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा लखनऊ पहुंचे। इस बैठक में समाजवादी पार्टी ने राजभर को आमंत्रित नहीं किया। राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव को हमसे ज्यादा जयंत चौधरी की जरूरत है और अब उन्हें अखिलेश की तरफ से तलाक का इंतजार है। यूपी चुनाव में मिली हार के बाद भी समाजवादी पार्टी सबक लेने को तैयार नहीं है। एक तरफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता चाचा शिवपाल की नाराजगी कम होती दिखाई नहीं दे रही, तो दूसरी तरफ गठबंधन के घटक दल भी अब घुटन महसूस करने लगे हैं। अब एसबीएसपी के नेता ओम प्रकाश राजभर का ही अखिलेश यादव से मोह भंग होने लगा है। राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लखनऊ पहुंचने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में शामिल हुए, लेकिन राजभर को नहीं बुलाया गया। राजभर ने कहा कि दरअसल अब अखिलेश यादव को हमसे ज्यादा जयंत चौधरी की जरूरत है, इसीलिए हमें बैठक में नहीं बुलाया गया। जब अपने चाचा को नहीं संभाल पा रहे हैं तो दूसरे को कैसे बुलाएंगे? हम देखिए, हमको कोई नाराजगी नहीं है, बुलाना न बुलाना हम तो पूरा इसे देखता है कि घर घर पहुंचे हैं। चुनाव प्रचार में अखिलेश जी का न जाना एक बड़ा कारण रहा है। 8,400 वोट से हारे। अगर जब नेता रहता है, कमांडर रहता है, तो कार्यकर्ता पूरे मन से, जोश से और काम करता है, तो 5,000 वोट की जरूरत है।
राजभर ने कहा है कि उनकी पार्टी ने अभी राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश को सिर्फ मुसलमान और यादव नजर आते हैं। उन्होंने आजमगढ़ और रामपुर में मिली हार के लिए भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। राजभर कहते हैं कि अखिलेश एसी में बैठे रहे और हम लोग धूप में प्रचार करते रहे। अगर अखिलेश गए होते तो आजमगढ़ चुनाव जीत जाते। राजभर ने इशारा करते हुए कहा कि कई बार राजनीति पर्दे के पीछे से चलती है। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अखिलेश से मुंह फुलाए बैठी है। अखिलेश के चाचा और प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर गठबंधन के रुख से अलग हटकर जवाब दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि जो हमसे बात करेगा हम वोट उसी को देंगे। रामनाथ कोविंद जी की तरफ से वोट मांगा गया था। उन्होंने खुद भी हमको टेलीफोन किया था, दो बार फोन किया, तो हमने वोट उनको दिया था। अब इस इलेक्शन में जो हमसे वोट मांगेगा और फिर हम ये समझते हैं कि जिसको हम वोट देंगे उसी की जीत होगी। संगठन का काम शुरू कर दिया है, तो हमारा संगठन का काम पूरा बहुत जल्दी हो जाएगा और हमारा संगठन काम करने लगा है। अब जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी जरूर चुनाव लड़ाएगी। शिवपाल यादव की खरी खरी सुनकर राजभर और तन गए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पहले अखिलेश शिवपाल यादव से यशवंत सिन्हा को वोट दिलवा कर दिखाएं तो जाने। राजभर ने अब बीएसपी की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद कहा था कि उन्हें पता था कि सपा गठबंधन चुनाव हार रहा है। राजभर के इस बयान के बाद अखिलेश ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। अखिलेश को ये मालूम है कि सपा अपने दम पर पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत बना सकती है और राजभर की पकड़ उतनी नहीं है जितना वो दावा करते हैं। लिहाजा राजभर से अब सियासी मुनाफे की उम्मीद कम है। यही वजह है कि राजभर अपने बेटे के लिए विधान परिषद की एक सीट चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने देने से इनकार कर दिया। वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि 34 सीटों पर लड़कर 8 जीतने वाले को राज्यसभा पहुंचा दिया गया। वहीं 14 सीट में से 6 सीट जीतने वाली एसबी-एसपी की अनदेखी हुई। बहरहाल राजभर का कहना है कि वो अखिलेश की तरफ से तलाक का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव भी अब सपा की तरफ से नाउम्मीद हो चले हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी गठबंधन के बहुत दिन कायम रहने की उम्मीद कम होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बढ़ते आगे, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की सियासत के। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी के परिवार में फूट पड़ गई है। जगन मोहन की मां विजयलक्ष्मी ने पार्टी के मानद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। विजयलक्ष्मी ने कहा है कि वो तेलंगाना में अपनी बेटी शर्मिला की पार्टी में शामिल हो रही हैं। वहीं दामाद ने आंध्र प्रदेश में नई पार्टी बनाने के संकेत दे दिए। मौका था जगन मोहन के पिता और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे वाईएस राजशेखर की 73वीं जयंती पर कार्यक्रम का। इस मौके पर जगन मोहन के साथ उनकी मां विजयलक्ष्मी भी थीं। विजयलक्ष्मी जगन की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की मानद अध्यक्ष हैं और उन्हें विजयम्मा पुकारा जाता है। मां बेटे ने वाईएसआर को श्रद्धांजलि दी, फूल चढ़ाए, नमन किया और उसके बाद विजयम्मा ने अपने भाषण में पार्टी से अलग होने का फैसला सुना दिया। हालांकि विजयलक्ष्मी ने अपने संबोधन में परिवार में मतभेद और फूट का जिक्र नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि परिवार में मतभेदों को लेकर अनावश्यक विवाद खत्म करने के लिए वो इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जब जगन मोहन परेशानी में थे तो वो उनके साथ थीं और एक मां होने की वजह से अब वो अपनी बेटी शर्मिला के साथ हैं, जो तेलंगाना के विकास के लिए अपने पिता के सपनों को पूरा करने में जुटी हैं। दरअसल जगन रेड्डी और उनकी बहन शर्मिला के बीच संपत्ति को लेकर भी मतभेदों की खबर आ रही थी। वहीं राजनीतिक मामलों को लेकर मतभेद तब पैदा हुए जब उन्होंने तेलंगाना में एक राजनीतिक पार्टी बनाई। ठीक 1 साल पहले शर्मिला ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की घोषणा की थी। जगन रेड्डी अपनी बहन के तेलंगाना में प्रवेश के खिलाफ थे। वाईएसआरसीपी की मानद अध्यक्ष विजयम्मा ने लॉन्च के मौके पर अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया था। अब उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस के मानद अध्यक्ष पद को भी छोड़ दिया है। वहीं शर्मिला के पति अनिल ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का भी संकेत दिया।
उन्होंने विशाखापट्टनम में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के विभिन्न समूहों के नेताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा की थी। जाहिर है कि शर्मिला की तेलंगाना और उनके पति अनिल की आंध्र की राजनीति में सक्रियता जगन मोहन को मंजूर नहीं है। तेलंगाना में होने वाले चुनाव शर्मिला के लिए पहली कड़ी चुनौती साबित होने जा रहे हैं। बहरहाल जगन मोहन को आजीवन अध्यक्ष बनाने के लिए वाईएसआरसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया है, लेकिन परिवार में पड़ी फूट का जगन की लोकप्रियता पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। जाहिर है कि अहंकार की लड़ाई में एक राजनीतिक परिवार का वर्चस्व खत्म होने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। आर्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मुकदमे में जुबैर को अंतरिम जमानत मिल गई। अदालत ने जुबैर को इस शर्त पर बेल दी है कि वो मामले से जुड़ा कोई ट्वीट नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जुबैर ना तो बेंगलुरु ना कहीं और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे। अदालत का अंतरिम आदेश केवल सीतापुर वाले मुकदमे पर आया है। इसका दिल्ली वाले केस से कोई लेना देना नहीं, मतलब जुबैर रिहा नहीं हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जुबैर के खिलाफ दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज है। जुबैर को दिल्ली आकर सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को विवादास्पद ट्वीट पर दर्ज एफआईआर रद्द मामले में 5 दिन की अंतरिम जमानत दी है। जुबैर ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 3 हिंदू संतों को नफरत फैलाने वाले कहा था। इसके खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसी के खिलाफ जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके महेश्वरी की खंडपीठ ने कहा कि राहत इस शर्त पर दी गई है कि जुबैर दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे और कोई ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे। अंतरिम जमानत सीतापुर की 1 जून 2022 की प्राथमिकी के संबंध में है और याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी अन्य प्राथमिकी के संबंध में नहीं है। याचिकाकर्ता अपने आवास बेंगलौर में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा। पीठ ने ये भी स्पष्ट किया कि प्राथमिकी में जांच पर रोक नहीं लगाई गई है। अदालत प्राथमिकी रद्द करने से इलाहाबाद हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए जुबैर द्वारा पसंद की गई एसएलपी पर विचार कर रही थी। जुबैर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि कथित अपराध इसलिए नहीं बनता क्योंकि जुबैर ने केवल धार्मिक संतों द्वारा किए गए अभद्र भाषा के खिलाफ आवाज उठाई और खुद इस तरह के कृत्य में शामिल नहीं हुए। याचिका में ये तर्क दिया गया है कि जुबैर को परेशान करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। उसी में आरोप झूठे और निराधार हैं और इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 295A और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराध नहीं बनता। याचिका में ये भी कहा गया है कि एफआईआर में इस अपराध को शामिल करने से पता चलता है कि राज्य ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कितनी मनमानी, द्वेषपूर्ण और मनमानी तरीके से कार्रवाई की है। हालांकि जांच अधिकारी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने तर्क दिया कि किसी धार्मिक संत को सार्वजनिक रूप से नफरत फैलाने वाला कहने के कृत्य से एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और हिंसा भड़काने की क्षमता है और इस प्रकार कथित अपराध प्रथम दृष्टया बनता है। यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया है कि ये जुबैर के एक ट्वीट के बारे में नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या वह एक ऐसे सिंडिकेट का हिस्सा है जो देश को अस्थिर करने के इरादे से नियमित रूप से ऐसे ट्वीट पोस्ट कर रहा है। जुबैर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में है, जिसने उस पर धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए मामला दर्ज किया है। ये मामला 2018 में उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट पर आधारित था। इस ट्वीट में 1980 के दशक की एक फिल्म किसी से न कहना का स्क्रीनशॉट था। ब्यूरो रिपोर्ट। देश की बात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।